स्टूडेंट्स, मैं रूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए ऑनलाइन क्लासेस में। फर्स्ट बुक के एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट है और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर भी कंप्लीट है। सारे लेक्चर हमने ऑनलाइन डाल दिए हैं, बच्चों के रिस्पांस भी आ रहे हैं, कमेंट भी आए हैं, कुछ कमेंट का हमने सॉल्यूशन भी किया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 2, उसमें हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लासेस में 2 लेक्चर आपको पैरेलल में मिलेंगे। एक लेक्चर में लेसन अलग चलेगा, सेकंड लेक्चर में भी अलग टॉपिक करवाएंगे। तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो, पार्ट 2 का है। इसमें हम रेशो एनालिसिस को डील करेंगे। बिजनेस के जो कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, रेशो एनालिसिस जो है वो एक अकाउंटिंग टूल है जो बिजनेस के कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो रेशो एनालिसिस क्या है? कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी ईयर के मतलब 2, 3, 4 साल के प्रॉफिट आपको गिवन है। सपोज करो 2019 को किसी फर्म को प्रॉफिट हुआ इतना, ठीक है। 2020 में प्रॉफिट हुआ ये, 2021 में प्रॉफिट हुआ 4। तो वैसे अगर एक कंपनी ईयर बाय ईयर इन डेटा को शो करेगी तो इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए बिजनेस के डेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है सिंपल फॉर्म में। तो ये उनको कुछ खास समझ में नहीं आएंगे, इन्वेस्टर किसी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचेंगे, इन्वेस्टर को पता भी नहीं चलेगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसमें एक अकाउंटिंग टूल ये है अकाउंटिंग रेशो, जो बिजनेस के कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो का मीनिंग क्या है? तो जैसा मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, अकाउंटिंग रेशो क्या है? रेशो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर को एक्सप्रेस करके डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और ये कैसे निकाला जाता है? इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अदर। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके रेशो को फाइंड आउट करती है। कुछ हद तक मैथ से भी मिलता जुलता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे रेशो एनालिसिस कितने फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। रेशो में बी एक्सप्रेस्ड इन 4 वेज, 4 तरीके से रेशो को हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला है प्योर रेशो। प्योर रेशो मतलब अनुपात से रिलेटेड है ये आपका। जैसे आपका ये आया, सपोज करो रेशो 2:1, 3:1, तो ये किसी से रिलेटेड हो सकता है। मान लो कि आपका बिजनेस में ऐसा बोला हो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का जो रेशो है वो 2:1 है। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे, समझाऊंगा आपको क्लियरली। तो ये रेशो सपोज करो 2:1 है, तो प्योर रेशो इसको बोलते हैं। मतलब करंट एसेट हमारी 2 है और करंट लायबिलिटी हमारी 1 है। तो ये आपका प्योर रेशो है। इसमें रेशो की फॉर्म में ही आपका आंसर निकलेगा। सेकंड रेशो है रेट में हम कैलकुलेट करेंगे, दर में, हिंदी में इसको दर बोलते हैं। और इसका आंसर आएगा so many times, यानी हमारे जो
प्रॉफिट है वो सपोज करो 2 लाख रुपीस है, ठीक है, और हमारी कैपिटल जो थी सपोज करो 50,000 थी स्टार्टिंग में, तो हमारा जो रेशियो आएगा कैपिटल और प्रॉफिट का वो 4 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट कैपिटल के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा है, तो इसका आंसर टाइम्स में आएगा, ठीक है। अगली जो रेशो पढ़ेंगे वो परसेंटेज में पढ़ेंगे। परसेंटेज मींस प्रतिशत का जो है, क्लियर। प्रतिशत में ऐसा बोलेगा कि इस साल प्रॉफिट हुए 20%, नेक्स्ट ईयर सपोज करो 30%, तो जो परसेंटेज में आंसर आएगा वो परसेंटेज रेशो को कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट रेशो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मींस दशमलव में जो हम कैलकुलेट करते थे डेसिमल में, तो जैसे इसमें ऐसा लिखा 1/5, तो 1/5 मींस 0.20, तो ये फ्रैक्शन है। इसमें फ्रैक्शन में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये था आपका रेशो का मीनिंग, और रेशो कितने तरीके से निकाला जाता है। इसमें आगे जो सब पार्ट होंगे ना, प्योर रेशो में कितनी रेशो आएगी, जो रेट्स वाला होगा उसमें उसको हम किस किस रेशो में कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज के लिए कौन सी रेशो में परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शन को किस रेशो में हम कैलकुलेट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डील करेंगे। तो ये आपका थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूं। रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको ये बताया कि बिजनेस के कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। सेकंड, इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है इन्वेस्टर को, बैंक्स को, गवर्नमेंट को। बैंक्स क्यों जानना चाहता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस इसलिए जानना चाहता है क्योंकि कंपटीशन में उस जैसा और भी कॉम्पिटिटर फर्म है, तो बिजनेस ये जानना चाहता है कि उसका ट्रेंड्स कैसा है बिजनेस में प्रॉफिट का। और बैंक क्यों जानना चाहता है, क्योंकि बैंक ने बिजनेस को लोन दिया है, तो बैंक ये जानना चाहता है कि बिजनेस के ऊपर कितनी लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट है, कितनी सेल है, कितना इनकी प्रोडक्ट लाइन है, वो सब कुछ कैलकुलेट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों जानना चाहती है, गवर्नमेंट इसलिए जानना चाहती है कि बिजनेस पर टैक्स लगाएगी प्रॉफिट पर, इसकी वेल्थ कितनी है, वेल्थ टैक्स कैलकुलेट करेगी। इन्वेस्टर क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो इसलिए बिजनेस के प्रॉफिट इन्वेस्टर जानना चाहते हैं। तो रेशो एनालिसिस का अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, बिजनेस के ट्रेंड्स ऑफ द प्रॉफिट हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो रेशो एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बिजनेस की फेयरली ट्रू और सिंपल फॉर्म में जो भी पोजीशन है वो बैंक को भी पता चले, इन्वेस्टर को भी पता चले, गवर्नमेंट को भी पता चले और बिजनेस खुद को भी पता चले। तो ये बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। आगे एक थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस, तो वो सारा हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। नेक्स्ट क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी रेशो एनालिसिस से। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, इसके साथ पैरेलल में एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कंटिन्यू करेंगे। रेशो एनालिसिस से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने किया रेशो का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो, रेशो कितने तरीके से निकाला जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़े। अब हम रीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। रेशो कितने तरीके से क्लासिफाइड है अकाउंटेंसी में। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड आपका है सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड आपका एक्टिविटी है और उसी को बोलते हैं टर्नओवर रेशो,
प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इसी को बोलते हैं इनकम रेशो। ठीक है, इसमें लिक्विडिटी रेशो के भी कुछ पार्ट है, सोल्वेंसी में भी कुछ सब पार्ट है रेशो को कैलकुलेट करने की, एक्टिविटी और टर्नओवर में भी है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी है। इंडिविजुअल जो रेशो हम करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्विडिटी रेशो, और लिक्विडिटी रेशो में दो रेशो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले करंट रेशो और सेकंड को बोलते हैं क्विक रेशो, इसी को बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी रेशो ये बताती है कि फर्म की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने की क्या कैपेसिटी है, या यूं कहें लिक्विडिटी रेशो जो है वो ये बताती है कि एक फर्म अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी में है या नहीं है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करंट रेशो। करंट रेशो का एक आइडियल रेशो होगा 2:1। सीबीएसई में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल पूछा जा सकता है कि आइडियल रेशो क्या होता है करंट रेशो का। तो उसमें 3-4 ऑप्शन आपके होंगे, 2:1, 3:1, 4:1। तो 2:1 पर क्लिक करना है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास करंट एसेट 2 होनी चाहिए और करंट लायबिलिटी आपके पास 1 होनी चाहिए, उसको आइडियल माना जाता है। ठीक है, और करंट रेशो का ये फार्मूला रहेगा करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स में कौन कौन सी आइटम आएगी वो हम अभी डिस्कस करते हैं। करंट रेशो में जो हमारा फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि करंट एसेट में कौन कौन सी आइटम याद करनी है और करंट लायबिलिटी में क्या आइटम आपको ऐड करनी है। करंट एसेट्स होती क्या है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है रिटर्न में। करंट एसेट क्या होती है? विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश इन ए 1 ईयर। ऐसी एसेट्स जो 1 साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे वो करंट एसेट है। ठीक है, ये करंट एसेट की लिस्ट है, आपको याद कर लेनी है, इससे बाहर कोई आइटम नहीं आएगी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले कैश इन हैंड, जो फर्म के पास हाथों में कैश है, बिजनेस में जो पड़ा है कैश, वो कैश इन हैंड करंट एसेट का पार्ट होता है। सेकंड है कैश एट बैंक, बैंक में जो पड़ा है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, और डेटर क्या होते हैं? जो हमारे देनदार हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल की है, साल के बीच में अगर उनको क्रेडिट सेल किया तो जैसे साल कंप्लीट होगा, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो वो कंप्लीट होगा, तो उसके एंड में उनसे पैसे की रिकवरी करेंगे तो वो भी पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल रिसीवेबल डेटर से रिलेटेड है, जो माल बेचा उसका एक बिल रिसीव किया है वो 3 मंथ में मैच्योर हो जाता है, 2 मंथ में हो जाता है, 15 डेज में हो जाता है मैच्योर, तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा ईयर एंड में वो भी पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल में इन्वेंट्री ही लिखा आएगा, स्टॉक नहीं आता लिखा हुआ। क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर एंड में 31 मार्च को जो गुड्स सेल के बिना गोडाउन में रह गई वो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको भी हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। एक्यूट इनकम कौन सी होती है? विच इज अर्न बट नॉट रिसीव, जो आपने कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं। ठीक है, तो वो भी ईयर एंड में पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो टाइम आने से पहले ही फर्म ने पे कर दिए वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी करंट एसेट में आएंगे। और इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, आपका टैक्स बनता कम है आपने ज्यादा पे कर दिया तो वो भी करंट एसेट का ही पार्ट है। कैलकुलेट होने के बाद नेट टैक्स है वो एडजस्ट हो जाएगा
जो आपने फालतू पे किया वो आपको रिटर्न हो जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ये लिस्ट थी आपकी करंट एसेट से रिलेटेड, ठीक है। और करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट को हम शॉर्ट भी पढ़ेंगे। करंट का दूसरा नाम क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोलते हैं इसको, जो 12 मंथ का होता है। जो 12 महीने का पीरियड है वो शॉर्ट टर्म होगा। करंट लायबिलिटी क्या होती है, विच इज पेड इन ए ईयर, और शॉर्ट टर्म पेड मतलब जिनको एक साल के अंदर हम पे करेंगे वो करंट लायबिलिटी है हमारी। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा आपका, जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है, फर्म का होता है करंट अकाउंट। मान लो बैंक में फर्म के 15,000 है, बैंक से फर्म को चाहिए 20,000, तो 15,000 तो फर्म ने अपने निकाल लिए और 5,000 बैंक ने फर्म को फालतू पे कर दिया, क्योंकि बैंक का करंट अकाउंट है। नॉर्मली फर्म डील करती रहती है, कभी बैंक का पैसा फर्म यूज करती है, कभी फर्म का पैसा बैंक यूज करता है। तो जितना पैसा बैंक से निकाला है वो 12 मंथ के अंदर फर्म को विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आपकी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होते हैं, जिनसे हमने उधार माल खरीदा, जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा उसकी पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। बिल पेबल क्रेडिटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन 12 मंथ के लिए अगर आप लोन ले लेते हो तो वो शॉर्ट टर्म लोन है, और इसको बोरोइंग भी पढ़ोगे आप, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हो सकता है ये, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हमने उधार पर पैसा लिया। अनअक्यूर्ड इनकम कौन सी होती है, विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न, जो हमें मिल गई लेकिन हमने कमाई नहीं। तो अगर आप नहीं कमाओगे तो अर्न नहीं करोगे तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा, तो वो करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की ड्यू डेट सपोज करो आज है बट वो आज पे नहीं हुए, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, विद पेनल्टी फाइन आपको पे करने पड़ेंगे इन शॉर्ट पीरियड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन बनाते हैं प्रॉफिट से, ये भी आपकी एक करंट लायबिलिटी है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट फाइनल का पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया, कंपनी ने अभी मांगा नहीं है, तो कंपनी अगर मांगेगी नहीं तो शॉर्ट टर्म में वो लायबिलिटी बनती है, फर्म ने उसको पे करनी पड़ेगी अगर कंपनी शेयर होल्डर को शेयर्स वगैरह अलॉट नहीं करती। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड कौन सा होता है, जो कंपनी ने अभी क्लेम नहीं किया वो भी शॉर्ट टर्म में कंपनी पे करेगी, तो इसी को भी हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कैलकुलेट करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपकी करंट एसेट से और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड लिस्ट है, इसको आप याद कर लेना। याद करोगे तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। इसमें हम 9 करंट एसेट पढ़ेंगे और 9 करंट लायबिलिटी पढ़ेंगे। आइडियल रेशो जो होगा वो इनका 2:1 होगा। पेपर में नीचे कमेंट भी पूछेगा कि आपकी आंसर जो है उसका आइडियल रेशो से कंपेयर करो, उसके बाद उसको कमेंट करो। सपोज करो आपका रेशो 3:1 है, 4:1 है। कई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि अगर ये ज्यादा हो तो बेनिफिशियल रहेगा क्या, तो अगर ज्यादा होगा तो उसके क्या ड्रॉबैक होंगे, क्या कैसे वो ठीक नहीं है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये आपका था करंट रेशो से रिलेटेड न्यूमेरिकल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू न्यूमेरिकल आपको मिलते रहेंगे।